मार्स यानी मंगल ग्रह पिछले 2 दशकों से एक बहुत ही हॉट टॉपिक रहा है। यानी लोग इसके बारे में काफी ज्यादा चर्चा करने लगे हैं। नासा और काफी सारी दूसरी स्पेस एजेंसीज ऐसा कहती हैं कि वे अगले कुछ दशकों में इंसानों को मंगल ग्रह पर पहुंचा देंगे और वहां पर नई कॉलोनी की शुरुआत करेंगे। मंगल ग्रह के बारे में इंटरेस्ट जगाने में नासा और एलोन मस्क का काफी बड़ा हाथ है। आज की इस वीडियो में हम आपको मंगल ग्रह की हिस्ट्री, फ्यूचर, चैलेंजेस और कंपोजिशन सभी चीजों के बारे में बताने वाले हैं। आपने शायद ही मंगल ग्रह से जुड़ा कोई ऐसा वीडियो पहले कभी देखा होगा, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मंगल ग्रह एक बहुत ही बोरिंग और बंजर ग्रह है। इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी काफी ज्यादा कमजोर है, जिसकी वजह से इसका वायुमंडल समय के साथ काफी ज्यादा पतला होता आया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक समय ऐसा था जब मंगल ग्रह पर बहुत भारी मात्रा में पानी मौजूद था। यहाँ पर समुद्र, नदियाँ और झीलें भी थीं। लेकिन धीरे धीरे यह पानी इवेपोरेट होता गया और वायुमंडल न होने की वजह से यह पानी सीधा अंतरिक्ष में चला गया। आज मंगल ग्रह पूरी तरीके से वीरान और बंजर हो चुका है, लेकिन हम इंसान इसे अपना घर बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड न होने की वजह से मंगल ग्रह की सतह पर सूर्य से निकलने वाली बहुत ही हार्मफुल रेडिएशन भी आती है, जो इंसानों को चुटकियों में स्किन कैंसर देने के काबिल है। इसके अलावा यहाँ पर भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद है, जो हम इंसानों के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। दिक्कतें सिर्फ इतनी ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर तो बहुत ही भीषण धूल के तूफान आते हैं, जो कई हफ्तों तक चलते हैं और ऐसे में किसी भी इंसान का जीवित रहना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अगर आप इतनी दिक्कतों को सुनकर ही परेशान हो गए, तो हम आपको बता दें कि यहाँ पर बहुत ही भयानक भूकंप आते हैं, जिन्हें मार्स क्वेक्स कहा जाता है। जिस तरह से पृथ्वी पर आने वाले भूकंप को अर्थ क्वेक कहते हैं, वैसे ही मंगल ग्रह पर आने वाले भूकंप को मार्स क्वेक कहते हैं। आपकी एडिशनल जानकारी के लिए बता दें कि हमारे चांद पर भी भूकंप आते हैं और उनको मून क्वेक्स कहा जाता है। इससे यह बात तो बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि मंगल हम इंसानों के लिए काफी ज्यादा खतरनाक है। ये हमारे सौरमंडल का सबसे ज्यादा एक्सप्लोर्ड ग्रह है और वैज्ञानिक न जाने कितने सारे एक्सप्लोरर और स्पेसक्राफ्ट यहाँ पर भेज चुके हैं। मंगल ग्रह का नाम रोमन लोगों ने रखा था, जिसका मतलब होता है जंग का भगवान। असल में मंगल ग्रह एक लाल ग्रह है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि उसकी मिट्टी में खून मिला हो। यही कारण है कि इसे जंग के देवता का नाम दिया गया था। लेकिन शायद आपका यह सवाल हो सकता है कि आखिर मंगल ग्रह का रंग लाल ही क्यों है? असल में यहाँ की मिट्टी में भारी मात्रा में आयरन ऑक्साइड मौजूद है, जिसे हम आम भाषा में रस्ट या फिर जंग कहते हैं। मंगल ग्रह पर आयरन की कोई भी कमी नहीं है और जब यह आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो आयरन ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है, जो असल में लाल रंग का होता है। अगर आपने किसी जंग लगे लोहे को देखा हो तो वो भी बिल्कुल ऐसे ही रेडिश ब्राउन कलर का होता है। हमारी पृथ्वी पर भी ऐसे कई सारे नेचुरल स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, जिनका रंग रेडिश ब्राउन है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि वहाँ पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा काफी ज्यादा है। मंगल ग्रह पर हमारे सौरमंडल की सबसे लंबी और गहरी वैली भी मौजूद है। इसके साथ ही यहाँ पर हमारे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पहाड़ भी स्थित है। ओलंपस मॉन्स नाम का यह पहाड़ करीब 27 किलोमीटर ऊंचा है। एक अंदाजे के लिए आपको बता दें कि यह पहाड़ पृथ्वी के सबसे ऊंचे पहाड़ यानी माउंट एवरेस्ट से 3 गुना से भी ज्यादा ऊंचा है। ये दरअसल एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी है, जिसकी चौड़ाई 600 किलोमीटर है। यह एक शांत वोल्केनो है, लेकिन वैज्ञानिक ऐसा बताते हैं कि इसके आसपास भी काफी सारे ज्वालामुखी मौजूद हो सकते हैं, जो शायद थोड़े बहुत एक्टिव हों। मंगल ग्रह पर मौजूद सबसे लंबी और गहरी वैली का नाम है वैलिस मैरिनेरिस। इसकी खोज 1971 में मैरिनर 9 नाम के स्पेसक्राफ्ट द्वारा की गई थी और इसीलिए इस स्पेसक्राफ्ट के नाम पर ही वैली का नाम रखा गया है। इसकी लंबाई करीब 4000 किलोमीटर है और यह ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की चौड़ाई के बराबर है। वैज्ञानिक ऐसा बताते हैं कि इसकी फॉर्मेशन मंगल ग्रह के टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से हुई होगी। जब 2 टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से दूर गई होंगी तो इतनी गहरी और लंबी वैली की फॉर्मेशन हुई होगी। इस फिनोमिना को समझने के लिए आप अपने घर पर भी एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक कागज को लीजिए और उसे अपने हाथ में कुछ इस तरीके से होल्ड कर लीजिए
उसके बाद अपने दोनों हाथों की ताकत से कागज को फाड़ने की कोशिश करिए। आपको यह दिखाई देगा कि वह कागज बीच से कमजोर होने लगेगा और एक समय ऐसा आएगा जब वह फट जाएगा। ऐसा ही कुछ ग्रहों के साथ भी होता है। जब जमीन को दो अलग अलग टेक्टोनिक प्लेट्स खींचती हैं तो वह बीच से फट जाती है, जिससे वैलिस मैरिनेरिस जैसे जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस बनते हैं। ऐसा माना जाता है कि मंगल ग्रह पर काफी अरब साल पहले पानी भी मौजूद था और शायद वह पानी इस वैली में भी बहता होगा। मंगल ग्रह पर काफी सारी नहरों और नदियों के ट्रेस पाए गए हैं, जिनसे कुछ नदियां तो 2000 किलोमीटर लंबी और 100 किलोमीटर तक चौड़ी हुआ करती थीं। वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह के काफी सारे रॉक सैंपल्स पर स्टडी की है, जिससे उन्हें यह पता चला कि मंगल ग्रह पर भी बहुत भारी मात्रा में पानी हुआ करता था। 2018 की एक स्टडी में वैज्ञानिकों ने यह बताया था कि ऐसा होना भी मुमकिन है कि मंगल ग्रह की सतह के नीचे आज भी खारा पानी मौजूद हो, और अगर ऐसा है तो वहां पर ऑक्सीजन की मात्रा भी काफी ज्यादा होगी, जिससे माइक्रोबियल लाइफ होने की भी संभावना वहां पर बढ़ जाती है। ये बात तो पक्की है कि मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन भारी मात्रा में जरूर मौजूद थी, क्योंकि बिना उसके इसे लाल रंग नहीं मिलता। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि मंगल ग्रह को उसका लाल रंग आयरन ऑक्साइड से मिलता है, जो तब बनता है जब ऑक्सीजन और आयरन आपस में रिएक्ट करते हैं। अगर यहाँ पर कभी ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती तो मंगल ग्रह कभी लाल रंग का भी नहीं हो पाता। मंगल ग्रह पर एक बहुत बड़ा आइसी जोन भी डिस्कवर किया गया था, जिसका नाम है कोरोलेव क्रेटर। इसके अंदर जमी हुई धूल और बर्फ मौजूद है और इसकी तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मंगल हमारी सौरमंडल का चौथा ग्रह है और यह सूर्य से काफी ज्यादा दूरी पर मौजूद है, जिसकी वजह से इसे पर्याप्त सनलाइट और सूर्य की गर्मी नहीं मिल पाती। यही कारण है कि यहाँ का तापमान इतना ज्यादा ठंडा रहता है कि विंटर के सीजन में यहाँ का तापमान -125 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और गर्मियों में इसका तापमान हमारी पृथ्वी के एवरेज तापमान के बराबर रहता है, यानी करीब 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास। दिन में इसके इक्वेटर के रीजन में हमेशा ही 20 डिग्री के आसपास का ही तापमान रहता है। यही कारण है कि वैज्ञानिक चाहते हैं कि सबसे पहले हम इसके इक्वेटर पर ही अपनी कॉलोनीज बनाएं, ताकि हमें टेम्परेचर की दिक्कत को शुरुआत में ना झेलना पड़े। मंगल ग्रह पर बादलों की फॉर्मेशन और बारिश होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि इसका वायुमंडल बहुत पतला है। नासा ने मेवेन नाम की स्पेसक्राफ्ट को इन्हीं जानकारी को इकट्ठा करने के लिए मंगल ग्रह पर भेजा था। काफी सारी डेटा को कंबाइन करके वैज्ञानिकों को यह पता चला कि मंगल ग्रह के पास मोटा एटमॉस्फेयर इसलिए नहीं है क्योंकि इसके पास एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। अब शायद आपका ये सवाल होगा कि आखिर वायुमंडल का मोटा होना मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रॉन्ग होने से कैसे रिलेटेड है। आइए जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर मैग्नेटिक फील्ड बनती कैसे है और उसका काम क्या होता है। ऑलमोस्ट हर ग्रह के केंद्र में एक जलता हुआ कोर होता है, जिसमें काफी सारे मेटल्स मौजूद होते हैं। आपने अपनी इलेक्ट्रिसिटी की क्लास में शायद ये पढ़ा हो कि जब भी कोई चार्ज्ड पार्टिकल मूव होता है तो उससे करंट तो फॉर्म होता ही है, साथ ही में मैग्नेटिक फील्ड भी फॉर्म होती है। ग्रह के केंद्र में जो भी पार्टिकल मौजूद होते हैं वह ग्रह के साथ साथ रोटेशन करते हैं, जिसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म होती है। जितनी ज्यादा पार्टिकल होंगे मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। मंगल ग्रह के केस में कुछ ऐसा है कि उसका केंद्र काफी साल पहले ही ठंडा हो चुका है और उसमें इतने चार्ज्ड पार्टिकल मौजूद नहीं है कि वह एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को फॉर्म कर सके। यही कारण है कि मंगल ग्रह के पास एक बहुत ही पतली मैग्नेटिक फील्ड है, जिसका असर ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है। किसी भी ग्रह की मैग्नेटिक फील्ड उसे तारे से आने वाले हार्मफुल पार्टिकल से बचाने का काम करती है। आपने कई बार सोलर विंड या फिर सोलर स्टॉर्म का नाम जरूर सुना होगा, जो सूर्य से निकलने वाले चार्ज्ड पार्टिकल की एक आंधी होती है। यह काफी ज्यादा खतरनाक होती है और अगर कोई बड़ी सोलर स्टॉर्म हमारी पृथ्वी से आकर टकरा जाए तो महीनों के लिए इलेक्ट्रिसिटी ब्लैकआउट, रेडियो ब्लैकआउट और इंटरनेट ब्लैकआउट हो सकता है। ऐसा पहले कई बार हो भी चुका है, जब सोलर स्टॉर्म ने पूरे एरिया के रेडियो सिस्टम को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया हो। खैर, अगर मैग्नेटिक फील्ड के अभाव में यह सोलर स्टॉर्म बार बार किसी ग्रह में अटैक करती रहे तो यह उसके वायुमंडल को पूरी तरीके से नष्ट कर देती है। मंगल ग्रह के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसके पास पहले से ही एक बहुत वीक मैग्नेटिक फील्ड थी
और सोलर स्टॉर्म ने उसके वायुमंडल को भी डिस्ट्रॉय कर दिया, जिससे उसका सारा मैटर अंतरिक्ष में ही इवेपोरेट हो जाता है। बादलों की फॉर्मेशन तब होती है जब कोई लिक्विड इवेपोरेट होकर भाप में बदल जाता है। मंगल ग्रह पर भी ऐसे प्रोसेस होते हैं, लेकिन उसके पास वायुमंडल ही नहीं है, जिस वजह से वह इवेपोरेट हुआ लिक्विड सीधे अंतरिक्ष में चला जाता है और किसी भी बादल की फॉर्मेशन नहीं होती। हालांकि मंगल ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड के बादल जरूर देखे गए हैं, जो भाप के बादल से काफी ज्यादा अलग होते हैं। मंगल ग्रह पर विचित्र वेदर होने की वजह से यहाँ पर बहुत ही विशाल डस्ट स्टॉर्म आते हैं, जो कई बार आधे से ज्यादा ग्रह को कवर कर लेते हैं। यह तूफान स्टार्ट तो बहुत छोटे एरिया से होते हैं, लेकिन धीरे धीरे यह काफी सारे पार्टिकल्स को अपने साथ जोड़ते जाते हैं और तूफान को बड़ा बनाते जाते हैं। ऐसे तूफान सिर्फ मंगल पर ही नहीं बल्कि काफी सारे और ग्रहों पर भी देखे जा सकते हैं। आपने जुपिटर के द ग्रेट रेड स्पॉट के बारे में तो सुना ही होगा, जो पिछले 350 साल से चल रहा एक तूफान है और यह इतना विशाल है कि इसमें 3 पृथ्वी समा सकती हैं। कुछ इसी तरह से नेपट्यून का भी एक तूफान बहुत फेमस है, जिसका नाम है द ग्रेट डार्क स्पॉट। अगर आप द ग्रेट डार्क स्पॉट के बारे में ज्यादा डिटेल जानना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उस वीडियो को जाकर आप देख सकते हैं। अब जुपिटर और नेपट्यून ग्रह पर चल रहे तूफानों से हमें ज्यादा हानि नहीं होती है, क्योंकि उनके अंदर हमारा कोई भी स्पेसक्राफ्ट फंक्शन नहीं कर रहा है। मंगल ग्रह पर वैज्ञानिकों ने अपॉर्चुनिटी रोवर नाम का एक स्पेसक्राफ्ट भेजा था, जो 2018 के एक बहुत ही विशाल डस्ट स्टॉर्म में फंस गया था। उसके सोलर पैनल्स के ऊपर डस्ट की एक मोटी परत चढ़ गई थी, जिसकी वजह से वह एनर्जी नहीं ले पा रहा था और सही से फंक्शन नहीं कर पा रहा था। बाद में यह दिक्कत सॉल्व हो गई, लेकिन इससे ये जरूर पता चलता है कि मंगल ग्रह के डस्ट स्टॉर्म हमारे लिए कितना ज्यादा नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। हमारी पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिनों का समय लगता है, लेकिन वहीं मंगल ग्रह को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 687 दिनों का समय लगता है। यानी इसका एक साल 687 दिनों का होता है। पृथ्वी को एक रोटेशन कंप्लीट करने में 23 घंटे 56 मिनट का समय लगता है। वहीं मंगल ग्रह को अपना एक रोटेशन कंप्लीट करने में 24 घंटे 40 मिनट का समय लगता है, जो इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मंगल ग्रह का ऑर्बिट थोड़ा डिफरेंट है, जिसकी वजह से इस पर ज्यादा एक्सट्रीम वेदर फिनोमेना देखने को मिलते हैं। मंगल ग्रह के पास कोई भी बड़ा चांद नहीं है, इसकी वजह से इसके एक्सिस में काफी ज्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं। यही कारण है कि हमें मंगल ग्रह पर समय बदलने के साथ साथ क्लाइमेट पैटर्न भी बदलते हुए दिखते हैं। 2017 की एक स्टडी में यह पता चला था कि पास्ट में हुए इसी एक्सिस फ्लक्चुएशन की वजह से मंगल ग्रह के वायुमंडल में मीथेन गैस रिलीज हुई थी। इस मीथेन गैस की वजह से मंगल का तापमान काफी ज्यादा बढ़ गया था और जितना भी पानी यहाँ पर मौजूद था वह लिक्विड में कन्वर्ट हो गया था, जिससे काफी सारी नदियां और समुद्र भी फॉर्म हुए थे। नवंबर 2018 में नासा ने इनसाइट नाम के एक स्पेसक्राफ्ट को मंगल ग्रह पर सक्सेसफुली लैंड कराया था और उसका काम था मंगल ग्रह के इंटीरियर के बारे में जानकारी इकट्ठा करना। इसी लैंडर के जरिए वैज्ञानिकों को मार्स क्वेक्स के बारे में पता चला था और यही वो स्पेसक्राफ्ट था जिसने मंगल ग्रह की इनर लेयर्स के बारे में वैज्ञानिकों को जानकारी दी थी। इसके बाद 2020 में नासा ने परसेवरेंस नाम के एक रोवर को मंगल ग्रह पर लॉन्च किया, जिसका काम था ये पता लगाना कि क्या मंगल ग्रह पर पहले कभी जीवन था या नहीं। इस रोबोटिक एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट ने वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह की बहुत ही अलग पर्सपेक्टिव की तस्वीरें भेजी, जिससे उन्हें इस ग्रह के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई। इस स्पेसक्राफ्ट में बहुत ही एडवांस टूल्स और इंस्ट्रूमेंट लगाए गए थे, जिसके जरिए इसने करीब 2,82,000 फोटोज को कैप्चर किया और पहली बार मंगल ग्रह के अंदर के साउंड को भी रिकॉर्ड किया। परसेवरेंस रोवर मंगल ग्रह के पत्थरों और मिट्टी पर रिसर्च करता है और ये पता लगाता है कि क्या वहाँ पर कोई बायो सिग्नेचर मौजूद है। बायो सिग्नेचर के जरिए ये पता चलता है कि क्या किसी ग्रह पर पहले जीवन मौजूद था या नहीं। परसेवरेंस रोवर में एक ड्रिलिंग मशीन भी लगाई गई है, जिसके जरिए यह मंगल ग्रह में गड्ढा खोदकर अंदर के रॉक सैंपल्स भी कलेक्ट कर पाता है। यह 2030 तक काम करता रहेगा और हमें भिन्न भिन्न जानकारी मंगल ग्रह के बारे में देता रहेगा। वैज्ञानिक इसे अलग अलग क्रेटर्स में उतारना चाहते हैं ताकि ये पता लगा सके कि वहाँ पर जीवन मौजूद था या नहीं। किसी भी गड्ढे में रोवर्स को उतारना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है।
क्योंकि वहीं पर बायो सिग्नेचर आमतौर पर पाए जाते हैं। आइए जानते हैं ऐसा क्यों होता है। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि जब भी कोई लाइफ ओरिजिनेट होती है तो ज्यादातर वह पानी में ही होती है। हम इंसानों के द्वारा की गई सभी रिसर्च को अगर मिला दिया जाए तो हमें यह पता चलता है कि अगर कोई भी लाइफ ओरिजिनेट होती है तो वह 100% वाटर में ही होगी। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मंगल ग्रह पर पानी मौजूद था और वह पानी समतल जमीन पर कम और इन गड्ढों में ज्यादा भरा रहता होगा। इसका मतलब ये है कि अगर मंगल ग्रह पर लाइफ ओरिजिनेट हुई होगी तो वह इन गड्ढों में ही हुई होगी और इसीलिए यहाँ पर रिसर्च करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। परसिवरेंस रोवर ज्यादातर सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक्स पर रिसर्च करता है। इसके जरिए वैज्ञानिकों को सिर्फ बायो सिग्नेचर ही नहीं बल्कि प्लैनेट की पूरी जियोलॉजिकल हिस्ट्री के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है। किसी भी ग्रह के बारे में ऑलमोस्ट सारी जानकारी उसके पत्थरों से ही हमें प्राप्त होती है। कई लोगों का यह सवाल होता है कि वैज्ञानिकों को आखिर यह कैसे पता चल जाता है कि कोई ग्रह कितने साल पुराना है। इसका भी उत्तर यही है कि वैज्ञानिक पत्थरों पर रिसर्च करते हैं और यह पता लगाते हैं कि उसकी फॉर्मेशन कितनी साल पहले हुई होगी। ऐसे ही काफी सारे डेटा को इकट्ठा करके वह ग्रह की उम्र और पूरी हिस्ट्री को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। पृथ्वी पर स्ट्रोमेटोलाइट्स नाम के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिन्हें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये हमारी पृथ्वी पर शुरू हुए जीवन के कुछ सबसे पुराने अवशेषों में से एक है। यह माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म द्वारा बनाए जाते हैं और यह सेडिमेंट से बने होते हैं। कुछ ऐसे ही स्ट्रक्चर वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर कोई भी जीव जंतु पहले मंगल ग्रह पर रहे होंगे तो उन्होंने इसकी फॉर्मेशन कभी ना कभी तो जरूर की होगी। भले ही वह स्ट्रक्चर ऐसा ना दिखे लेकिन उनका कंपोजिशन और फंक्शन कुछ ऐसा ही होगा। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि जीवन चाहे जहां भी पनपे उसकी बेसिक रूट्स हमेशा से ही सेम ही होगी। यही कारण है कि परसिवरेंस रोवर इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स पर ज्यादा नजर रखता है, क्योंकि इनके जरिए लाइफ फॉर्म्स का पता लगाना थोड़ा आसान हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि 2050 तक हम इंसान मंगल ग्रह तक पहुंच चुके होंगे और वहां पर आसानी से रह रहे होंगे। इसी चीज को मुमकिन बनाने के लिए नासा ने 2030 में एक कॉन्फ्रेंस को प्लान किया है जिसमें विश्व भर के काबिल एस्ट्रोनॉट्स, वैज्ञानिक और बिजनेसमैन आएंगे। वो सभी इंसानों को पृथ्वी से हटाकर किसी दूसरे ग्रह पर भेजने के लिए रिसर्च और फंडिंग इकट्ठा करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि मंगल ग्रह पर इंसानों को भेजने में सबसे बड़ा हाथ दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलोन मस्क का होगा। एक इंटरव्यू में वे बताते हैं कि उनका बचपन से ही सपना था कि वह मंगल ग्रह पर जाएं और जब वह बड़े हुए तो उन्होंने एक ऐसी कंपनी ही बना दी जिसका मुख्य मकसद है इंसानों को मंगल ग्रह पर भेजना। इस कंपनी को 2002 में एलोन मस्क द्वारा शुरू किया गया और इसका नाम है स्पेस एक्स। यह पहली ऐसी कंपनी है जिसने रीयूजेबल रॉकेट की इन्वेंशन की है, यानी ऐसे रॉकेट जो अंतरिक्ष में जाकर खराब नहीं होते बल्कि वे अंतरिक्ष में जाकर स्पेसक्राफ्ट को छोड़ते हैं और वापस पृथ्वी पर सही सलामत लैंड हो जाते हैं। इसका एक वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा स्पेस एक्स ने बहुत ही एडवांस स्पेस सूट को भी इन्वेंट किया है। पहले के स्पेस सूट बहुत ही ज्यादा भारी और मोटे होते थे, लेकिन स्पेस एक्स द्वारा बनाए गए स्पेस सूट बिल्कुल नॉर्मल कपड़ों जैसे होते हैं और बहुत ही फ्यूचरिस्टिक दिखते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, एलोन मस्क ऐसे काफी सारे एस्ट्रोनॉट्स को भी ट्रेन कर रहे हैं जिन्हें मंगल ग्रह पर भेजा जाएगा। इसके अलावा उन्होंने विश्व का आज तक का सबसे विशाल रॉकेट भी इन्वेंट किया है जिसका नाम है द स्टारशिप। यह 60 मीटर ऊंचा रॉकेट इंसानों को मंगल ग्रह पर ले जाएगा। इसे अंदर से इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह मंगल ग्रह की कम ग्रेविटी, कम तापमान और बहुत सारी खतरनाक एनवायरमेंटल कंडीशन से एस्ट्रोनॉट को बचा कर रखेगा। एलोन मस्क ऐसा कहते हैं कि वह 2050 तक मंगल ग्रह पर करीब 10 लाख लोगों को पहुंचा देंगे। यह सुनने में भले ही बहुत कठिन लगे, लेकिन एलोन मस्क जैसा इंसान ऐसा बिल्कुल कर सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि उनके पास कोई भी एरोनॉटिक्स की डिग्री नहीं है और उन्होंने रॉकेट साइंस की सारी नॉलेज सिर्फ सेल्फ स्टडी के जरिए ही प्राप्त की है। काफी लोग ऐसा मानते हैं कि लोगों के अंदर मंगल ग्रह के बारे में इतना ज्यादा इंटरेस्ट जगाने में भी एलोन मस्क का सबसे बड़ा हाथ है। अब ये तो समय ही बताएगा कि एलोन मस्क 2050 तक इंसानों को मंगल ग्रह पर पहुंचा पाते हैं या नहीं। खैर, आपको क्या लगता है
कि क्या हम 2050 तक मंगल ग्रह पर अपनी कॉलोनी बना पाएंगे? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।